नमस्कार साथियों, how are you friends? I hope you are well. Friends, today we will talk about the overview of the second chapter in the class 12th biology. As you know that we have just started the ecology section, and in which the first chapter we have done, that is the organism and the population, in the very well manner. We have just finished all these topics, and now today we will talk about the second chapter, that is the ecosystem. फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इकोसिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है बायोलॉजी के क्लासेस में। जब आप पढ़ते हैं 12 में, तो जान लीजिए कि इसका एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका होती है। पढ़ाई तो आप कर ही लेंगे, साथ ही साथ आपको ये भी जानने की आवश्यकता है कि यह चैप्टर कहीं ना कहीं हमें अपने इकोसिस्टम से, अपने सराउंड से जोड़ने में एक अहम रोल अदा करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि इकोसिस्टम के लिए अलग अलग साइंटिस्टों का अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो एजी टेंसले साहब हो या अदर कोई साइंटिस्ट रहे हो। इन लोगों ने किस तरह से ये बताने का काम किया कि कोई भी सिस्टम होता है। जैसे आपको पता होगा कि अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं या किसी और स्टेट की बात करते हैं, बिकॉज वी हैव जस्ट लिविंग हियर, सो वी कैन टॉक अबाउट द यूपी। यूपी में हर एक चीजों को मैनेज करना होता है, एक सिस्टम में चलना होता है। अगर उस सिस्टम का सर्वोच्च अधिकारी ऊपर ना बैठे रहे तो हर व्यक्ति मनमानी करना शुरू कर देता है। समझ पाए? अगर पुलिस के ऊपर एक उसका अपर अधिकारी ना हो, डीआईजी सबसे टॉप पे अगर ना हो या डीजीपी ना हो, तो आखिर ये लोग मनमानी करेंगे, जो मन करेगा जैसे करेगा, लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे, घूसखोर करेंगे, ब्राइब करेंगे, और इस प्रकार से एक आम आदमी बीच में फंस जाता है। ठीक उसी तरह से ये हमारे इकोसिस्टम जो चल रहा है, इस इकोसिस्टम में इसको मैनेज करने के लिए, कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए कॉर्पोरेट बनाने हैं, बहुत सारे इसके पास लगे होते हैं जो कॉर्पोरेट करते भी हैं इसमें। क्योंकि सर्वोच्च पे बैठा है, इन लोगों को पैसा, एनर्जी, यानी उनकी जिंदगी को एक अच्छे पैमाने पर लाने के लिए सन बैठा हुआ है। आपको पता होगा कि सन इज ओनली वन सोर्स ऑफ द एनर्जी। सन से आने वाली जो लाइट एनर्जी है, हालांकि उसको कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग रूप में। उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करने वाली जो ताकत है, वो नेचर ने कहा है कि भाई साहब पौधे तुम ही रखो अपने पास, हालांकि क्लोरोफिलस जो भी है अपने पास तुम लोग रख लो। और इस प्रकार से लाइट एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में या फिर वो अदर अदर एनर्जीज में आप कन्वर्ट करिए। यानी बताया गया कि जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी तो मैं दे रहा हूं, नेचर हूं मैं, और नेचर कहता है कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। भाई साहब, ये मत समझना कि तुम ऑटोट्रॉफिक हो, तुम प्लांट हो, तो तुम्हारे पास मैं सब कुछ एनर्जी तुम्हें दे दूंगा या सारे सन तुम्हारे पास दूंगा, सारे धूप तुम्हें दे दूंगा। नहीं, अगर आप प्लांट हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव द टेंडेंसी टू ट्रैप मी, बट नाउ क्या मैं अदर प्लांट्स, अदर एनिमल्स, अदर माइक्रोब्स को अपनी लाइट एनर्जी ना दूं? नहीं। लाइट यानी हम कह सकते हैं नेचर हर एक चीज को सबके रूप में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करता है, चाहे पानी हो, हवा हो, सूर्य की रोशनी हो। ये तमाम चीजों का एक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इक्वल वे में होता है। क्लियर बात? अब हम समझें कि इस बात को कि आखिर लाइट एनर्जी आई है तो उसको कैसे कैसे कहां ले जाएंगे। तो इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि कैसे ट्रॉफिक लेवल पर जाता है। जैसे आप जाते हैं और एक ट्रॉफिक क्रॉस करते हैं तो 4, 5, 10 किलोमीटर बाद आपको एक ट्रॉफिक और मिल जाता है, उस ट्रॉफिक से भी गुजरना पड़ता है आपको। तो अलग अलग स्थानों पे एक ट्रॉफिक लेवल बना हुआ है जो आपको मैनेज करेगा, आपको आगे पास आउट करेगा, और आप अपनी सारी ताकत ले जाकर के आगे चले जाएंगे। हालांकि दूर से आ रहे हैं तो दूर से आते हुए जब शुरुआत किया था जिस ट्रॉफिक लेवल से, जिस जगह से, उस समय आपके अंदर एनर्जी बहुत थी। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल क्रॉस करते हो आपकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन होनी चली जाती है। हालांकि उसको अलग साइंटिस्टों ने दिया था, लिंडमान साहब ने बताया था, अभी इसमें आएगा, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए इकोसिस्टम दोस्तों, आपको पता चलेगा इसमें कि बायोटिक क्या है, ए बायोटिक क्या है, कैसे हमारा संबंध। क्या हम मिट्टी खाते हैं? जी नहीं, लेकिन बिना उसके हमारी जिंदगी चल भी नहीं पाएगी। तो ये तमाम चीजें किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, उन चीजों को भी समझेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, इसमें हम देख सकते हैं। जैसे कि पहले आप देखेंगे, हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं।
इकोसिस्टम स्ट्रक्चर्स कहता है कि हम बायोटिक और एबायोटिक के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ। दोनों को कैसे आपस में कॉम्बिनेशन होता है, कैसे आपस में मेल मिलाप करते हैं और पूरे सृष्टि को बेहतर तरीके से चलाते हैं। फिर समझेंगे कि उसके फंक्शन क्या है, यानी इकोसिस्टम का फंक्शन। वाह, इकोसिस्टम ही ना हो तो इकोलॉजिकल बैलेंस ही ना हो। आप अपने घर से स्नेक आप क्षेत्र में मार दीजिए, सांप कहीं है ही नहीं, एक आपने ट्रॉफिक लेवल डिस्टर्ब कर दिया, आप देखेंगे आपके घर में फ्रॉग, कीड़े मकोड़ों की संख्या तादादों में बढ़ जाएगी। अगर वही सांप जिंदा होता, स्नेक लिविंग, देन द फ्रॉग कैन बी ट्रैप बाय देम, उसके द्वारा सांप खा लेता उसको। लेकिन जब सांप ही नहीं है, पूरा फ्रॉग ही फ्रॉग भर चुके हैं, तो पूरा इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हुआ नहीं हुआ, तो वो भी आप देखने को मिलेगा। तो ये हमारे लिए फंक्शन है कि हमारे लिए बैलेंस करने का काम भी करता है, बायोटिक या बायोटिक को रिलेट करता है। समझ पाई बात। सेकंड देखने वाले हम दोस्तों इसमें कि पॉन्ड इकोसिस्टम क्या है। हम देखेंगे कि पानी के अंदर पाए जाने वाले सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट बॉडी की बात करेंगे, चाहे वो फ्यू एल्गल हो, चाहे हम उसमें फाइटोप्लैंक्टन की बात करेंगे। हालांकि उसको खाने वाले भी उसमें बैठे हैं तादाद में। फाइटोप्लैंक्टन बेचारा बहुत छोटा सा है, लेकिन उसके ऊपर लय झुव्वा की तरह बैठे हैं जू प्लैंक्टन। वो तो कहेंगे नाश्ता मेरा कहाँ है, तो कहेंगे भैया तुम इतने हो, कैसे नाश्ता मिलेगा, मैं तो इतना ही हूँ साहब, मैं तो पौधा हूँ, खा लो मुझे। तो जीव प्लैंक्टन कहेगा ठीक है, मेरे पास हमारी तादाद ज्यादा सेना है, हम लोग खाएंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन कम, जीव प्लैंक्टन तगड़े मात्रा में। ये सब चीजें आपको अलग अलग इकोसिस्टम में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। फिर हम दोस्तों देखेंगे कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या है। बायोटिक मीन्स लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन, ए मीन्स एब्सेंट, बायोटिक माने लिविंग, जिसमें जान ना हो, एबायोटिक है। दोनों का रिलेशन आपको अच्छे से लेवल पर मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। फिर उसके आगे हमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम प्रोडक्टिविटी क्या है। आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा या सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी के लिए हमारे लिए जो प्रोड्यूसर है वो पौधा ही है। पौधे के पास ट्रैपिंग करने की क्षमता है, रेडिएंट एनर्जी को वही कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इस प्रकार से केबल एनर्जी में, जिससे ग्लूकोज की तादाद बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। हर दुनिया का हर लिविंग प्राणी कहता है पौधे पर चलो, चाहे ह्यूमन हो, दाने के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए, दाल के लिए हम लोग डिपेंड होते हैं पौधे के ऊपर। चाहे कोई एनिमल्स हो, पत्ती खा खा कर अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसमें तो हम जानते हैं एनर्जी भरी हुई है। तो ये तमाम चीजें प्रोडक्टिविटी हम देखने वाले हैं कि क्या काम करेगा प्रोडक्टिविटी, कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा, ये सब चीजें देखेंगे। जीपीपी, आप जानते हैं कि जीपीपी का काम क्या होता है। फिर उसके बाद ग्रास प्रोडक्टिविटी इसमें देखेंगे। फिर हम इसमें नेट प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे इसमें। हालांकि नेट मतलब थोड़ा सा रिस्पिरेशन वाला एरिया हटा दीजिए, रिस्पिरेशन कम कर दीजिए। टोटल जो बायोमास है उसको तो मैंने जीपीपी कह दिया, जीपीपी से बस रिस्पिरेशन वाला एरिया घटा देना है, एनपीपी में कन्वर्ट कर लूंगा मैं, नेट बन जाएगा, टोटल पता चल जाएगा। वो जब इसमें आएगा तो मैं अलग से अच्छे से बताऊंगा, अभी बस आप जान लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। फिर हम देखेंगे डीकम्पोजिशन, बिना इसके कल्याण है नहीं भैया जी। आप बहुत अच्छा खाए पिए एंजॉय किए, लेकिन आप कोई व्यक्ति कोई जानवर मरा तो मरने के बाद क्या बहा दोगे, फेंक दोगे, ऐसा पड़ा रहेगा नहीं। वो डिकम्पोजर बैठे हैं जो चाल चाल करके मिट्टी में कन्वर्ट कर देंगे, सॉइल में चेंज हो जाएगा, तो फिर से आपका माहौल हरा भरा जैसे था वैसे फिट हो जाएगा। तो डिकम्पोजर का अपना एक अहम रोल है हमारे इकोसिस्टम में। ओके, नाउ हम देखेंगे लिंडेमान साहब। लिंडेमान साहब ने कहा कि सारे ट्रॉफिक लेवल एनर्जी लॉस 10% का है। तो इन्होंने 10% एनर्जी लॉस के बारे में लिंडेमान साहब ने एक्सप्लेन किया है। इन्होंने कहा कि सारे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी कन्वर्ट होते रहते हैं, 10% आगे प्रूव करते हैं, बढ़ते हैं। तो ये इनकी बात होगी। फिर हम देखेंगे स्टैंडिंग क्रॉप, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर जो भी लिविंग बायोमास आपको दिखाई पड़ते हैं वही तो हमारे लिए एक प्रकार से स्टैंडिंग क्रॉप है ना। ये सब चीजें हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से। अभी बस करते इसमें आप जान लीजिए क्या क्या इस पढ़ना है आगे, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए आपको कि हाँ स्टैंडिंग क्रॉप वगैरह इसमें जानना है। फिर दोस्तों देखेंगे डीमेरिट्स क्या होंगे, क्या कमियां हैं इसकी, उस इकोलॉजिकल पिरामिड की। इकोलॉजिकल पिरामिड भी आधार से देखेंगे, अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा, पिरामिड ऑफ बायोमास होगा। तो ये सब पिरामिड की बात होगी, जो कि कहीं अपराइट होंगे, कहीं पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। एनर्जी फ्लो वगैरह इसी में जान जाएंगे। और इस प्रकार से ये इतने ही टॉपिक, आपको लगभग 6 टॉपिक मैंने जो लिखा है इस पूरे चैप्टर्स में आपको पढ़ना है, और बहुत ही मजा आने वाला है। समझ में आई बात। तो इसी 6 टॉपिक को अपने नोटबुक में लिख लीजिए सामने, जिससे हम लोग शुरू करें कल से। जब पहला
पूरे इंट्रोडक्टरी पार्ट से लेकर के हम पूरे स्ट्रक्चर्स वगैरह को पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये भी मज़े में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टेंशन नहीं लेना है क्योंकि अब तो हम लोग बहुत करीब हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लेक्चर इस चैप्टर्स में आपको मिलेंगे और 4 से 5 लेक्चर्स में चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पूरे इकोलॉजी में जो सेक्शन हमारा था लगभग 3 चैप्टर्स आपको दिखाई पड़े होंगे, जिसमें आपने पहला पढ़ लिया पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म, बहुत अच्छे से समाप्त किया। दूसरा आपने देखा ये इकोसिस्टम का मैंने पूरा ओवरव्यू समझा दिया। अब इसके बाद में एक चैप्टर जो रहेगा डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे हम, बायोडाइवर्सिटी जो पूरा हमारा होगा उसके बारे में देख करके, और भाई कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी लास्ट है ना चैप्टर, तो उसको पढ़ेंगे, अगला चैप्टर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग इस सेक्शन को समाप्त कर ले जाएंगे। अब चलिए कल से पहला लेक्चर ले आएंगे हम लोग इकोसिस्टम के बारे में, और बढ़िया से समझिए, मजे से पढ़िए। बहुत चंद्र समय बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए। अभी देखिए एसएससी में डेट भी आ गई है प्रैक्टिकल की, 23 तारीख से स्टार्ट है, इसी 23 नवंबर से 23 अक्टूबर से शुरू हो जाए, 23 नवंबर से ही है, 3 दिसंबर तक या 4 दिसंबर के करीब में है। तो 3 तारीख को बायो आईसीएससी वालों का प्रैक्टिकल डेट आ चुकी है। अब धीरे धीरे इनका प्रैक्टिकल आ गया, आईसीएस सबका डेट अभी आ जाएगा जल्दी ही, फिर उसके बाद आपका एग्जाम आ जाएगा। तो समय बिल्कुल नहीं है दोस्तों, खूब ईमानदारी से लगन के साथ पढ़ लीजिए। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा, अगर आपने यही 1.5 महीना 2 महीना ईमानदारी से खूब बढ़िया कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर लिया है, तो आपको भी एक टॉप तो हम नहीं कह सकते, इवन अगर आपके अंदर टेंडेंसी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, तो आप कर भी सकते हैं। नहीं तो आप एक अच्छे नंबर, एक नंबर रैंक में सम्मानजनक नंबर आप पा करके भी अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब एक फर्स्ट लेक्चर के साथ, कल मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। इसमें सॉल्व ले लीजिए।